सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कोई एक घटना नहीं थी। सोचिए, ये डोमिनोज की एक लाइन की तरह था। एक पत्थर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। आज हम इसी डोमिनो इफेक्ट की कहानी को समझेंगे, एक एक कड़ी जोड़कर देखेंगे कि आखिर दुनिया इतिहास के सबसे भयानक युद्ध तक पहुंची तो पहुंची कैसे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांति संधि से। अजीब लगता है ना सुनने में, लेकिन सवाल यही है, क्या एक समझौता जिसका मकसद अमन लाना था, असल में एक और बड़े युद्ध की जमीन तैयार कर सकता है? देखिए, ये जो संधि थी ना, इसका एक बहुत बड़ा पहलू था, इसका बदला लेने वाला नेचर। मतलब ये शांति के लिए कम और सजा देने के लिए ज्यादा थी। और इसमें सबसे खतरनाक था इसका वॉर गिल्ट क्लॉज, जिसने पहले विश्व युद्ध का पूरा ठीकरा जर्मनी के सिर पर फोड़ दिया और साथ ही उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगा दिया। ये जुर्माना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। आज के हिसाब से देखें तो करीब 270 अरब डॉलर। जर्मनी पर इतना बड़ा इकोनॉमिक बोझ डाल दिया गया कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और पता है, ये बोझ इतना लंबा चला कि जर्मनी ने इसकी आखिरी किश्त साल 2010 में चुकाई। सोचिए, 2010 में। और इस आर्थिक तबाही का नतीजा क्या निकला? हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई कि पैसों की कोई कीमत ही नहीं रही। जरा कल्पना कीजिए, किसी की जीवन भर की सारी बचत रातों रात जीरो हो जाए। बर्लिन में बिल्कुल यही हुआ। जो ब्रेड 1922 में 160 मार्क्स की मिलती थी, वो ठीक एक साल बाद 200 अरब मार्क्स की हो गई। लोगों में गुस्सा और लाचारी दोनों अपनी हदें पार कर रहे थे। और इसी अराजकता और गुस्से की आग में से एक नया नेता उभर कर सामने आया। एक ऐसा आदमी जो लोगों की इसी निराशा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना जानता था। नाम था एडोल्फ हिटलर। तो जब एक पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो, तो ऐसे में लोग किसकी तरफ देखेंगे? ये सवाल समझना जरूरी है, क्योंकि हिटलर का सत्ता में आना कोई हादसा नहीं था। वो उस राष्ट्रीय हताशा का सीधा नतीजा था जो पहले डोमिनो यानी वर्साई की संधि ने पैदा की थी। उसने तख्ता पलट की कोशिश की, जो फेल हो गई, लेकिन इस नाकामी ने उसे पूरे देश में फेमस कर दिया। फिर आई 1929 में महामंदी। उसने तो हालात और भी बदतर कर दिए। इसी का फायदा उठाकर नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी और 1933 आते आते हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन बैठा। अब सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नाजियों ने क्या किया? उन्होंने एक कॉमन दुश्मन बनाया। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी गढ़ी, जुडियो बोल्शेविज्म। इसमें यह कहा गया कि देश की सारी समस्याओं के लिए, कम्युनिज्म के लिए, रूसी क्रांति के लिए, हर चीज के लिए यहूदी जिम्मेदार हैं। ये थियोरी उस वक्त जर्मनी में पहले से मौजूद गहरी यहूदी विरोधी भावना पर ही बनी थी और इसने नफरत फैलाने के लिए एक बहुत ताकतवर हथियार का काम किया। तो अब जब हिटलर के हाथ में पूरी ताकत आ गई, तो उसने यूरोप के बने बनाए नियमों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया और यहीं से घटनाओं की एक नई चेन शुरू हुई। एक ऐसी चेन जो दुनिया को सीधे युद्ध की तरफ खींच रही थी। उसने खुलेआम वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। सबसे पहले एक नई एयरफोर्स बना ली, फिर अपनी नेवी को बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर 1938 में बिना एक भी गोली चलाए ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। और दुनिया बस देखती रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कमजोर था। दुनिया के इसी कमजोर रवैये को पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति कहा गया। अब इसके पीछे एक सोच थी। कई यूरोपियन लीडर्स को भी कहीं ना कहीं लगता था कि वर्साई की संधि जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा सख्त थी। शायद हिटलर की कुछ मांगे जायज थीं। असल में वो किसी भी कीमत पर एक और वर्ल्ड वॉर से बचना चाहते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलिन के ये शब्द, जो उन्होंने चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा जर्मनी को देने के बाद कहे थे, ये उस तुष्टीकरण की नीति की पूरी उम्मीद को दिखाते हैं और साथ ही इसके बाद जो भयानक नाकामी हुई उसका भी प्रतीक बन गए। लेकिन शांति की ये उम्मीद एक साल भी नहीं चली। मार्च 1939 में हिटलर ने अपना वादा तोड़ा और पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ये साफ हो गया था कि तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है और इस नाकामी ने हिटलर को और भी ज्यादा बेखौफ बना दिया और अब आखिरी डोमिनो गिरने ही वाला था। तो देखिए, अब तक के सारे डोमिनोज एक एक करके गिर चुके थे। बस एक आखिरी धक्का बाकी था जो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देता। और इस तरह दुनिया जंग के बिल्कुल मुहाने पर आ खड़ी हुई थी। और वो आखिरी धक्का लगा 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया।
इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरुआत के कई महीनों तक जमीन पर कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं। इसीलिए इस दौर को फोनी वॉर या नकली युद्ध भी कहते हैं। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों और एक बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। और फिर वो तूफान आया, ब्लिट्सक्रीग के रूप में। ब्लिट्सक्रीग का मतलब है लाइटनिंग वॉर, यानी बिजली की तेजी से हमला। ये स्ट्रैटेजी वर्ल्ड वॉर 1 की धीमी खाइयों वाली लड़ाई से बिल्कुल अलग थी। इसका पूरा फोकस स्पीड, सरप्राइज और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना ही उसे कुचल देने पर था। ये काम कैसे करती थी? बहुत सिंपल। पहले टैंकों का अचानक हमला दुश्मन के डिफेंस को तोड़ता था। फिर आसमान से लुफ्टवाफे यानी जर्मन एयरफोर्स बम बरसाती थीं। और आखिर में पैदल सेना बिजली की तेजी से आगे बढ़कर इलाके पर कब्जा कर लेती थी। ये इतना तेज और थका देने वाला होता था कि जर्मन सैनिकों को अक्सर परव्यूटिन नाम की एक ड्रग दी जाती थी, जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ के नाम से जानते हैं, ताकि वो कई कई दिनों तक बिना सोए लड़ सकें। ये क्रूरता नाजी विचारधारा का एक साफ उदाहरण थी, जहां सैनिकों की जान की कोई कीमत नहीं थी, सिर्फ जीत मायने रखती थी। और ब्लिट्सक्रीग की रणनीति खतरनाक हद तक कामयाब रही। कुछ ही महीनों के अंदर डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्जमबर्ग सब जर्मनी के कब्जे में आ गए। इन जीतों ने यूरोप में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ दिया और मित्र देशों को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में था, फ्रांस, जो कि एक बड़ी मिलिट्री पावर था, जिसके पास अपनी मजबूत मैजनॉट लाइन थी, वो इतनी जल्दी कैसे हार गया? ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैजनॉट लाइन को उस वक्त दुनिया के सबसे तगड़े डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता था। उसे कोई पार नहीं कर सकता था, ऐसा माना जाता था। तो फिर हुआ क्या? जवाब था एक बहुत ही चालाक और बोल्ड प्लान। जर्मन्स ने मैजनॉट लाइन पर सीधा हमला किया ही नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी की पूरी टैंक डिवीजन को घने आर्डेनेस जंगल से गुजार दिया, एक ऐसा जंगल जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने एक तरह से फ्रांस के डिफेंस में एक ऐसा चोर दरवाजा ढूंढ निकाला जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और इस एक मूव की वजह से ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं चारों तरफ से घिर गईं। वो डनकर की समुद्र तटों पर बुरी तरह फंस गईं। यहीं पर हुआ ऑपरेशन डायनेमो, इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इवैक्यूएशन, जिसमें लगभग 3.5 लाख सैनिकों को किसी तरह वहां से निकाला गया। ये रेस्क्यू बहुत जरूरी था। इसने मित्र देशों को जंग में बने रहने का एक मौका दिया, भले ही उन्हें अपने सारे भारी हथियार वहीं छोड़ने पड़े। डनकर्क के कुछ ही हफ्तों बाद 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वेस्टर्न यूरोप का लगभग पूरा हिस्सा अब नाजी कंट्रोल में था। और मित्र देशों के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। और ये हमें इस कहानी के एक बहुत ही अहम मोड़ पे ले आता है। जब पूरा का पूरा यूरोप घुटने टेक चुका था, अमेरिका अभी भी लड़ाई से बाहर था, तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटेन एक अकेला देश नाजी जर्मनी के इस विशाल और अजेय वॉर मशीन के सामने खड़ा रह सकता था?